स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको वेव ऑप्टिक्स समझाने का प्रयास करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो जैसा कि हम जानते हैं, रे ऑप्टिक्स आप पढ़ चुके होंगे आई होप, कि लाइट अलग अलग तरह के फिनोमिना शो करते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसके अलावा भी जैसे कि डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इन सब फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए रे ऑप्टिक्स पर्याप्त नहीं थी। रे ऑप्टिक्स रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर पा रही थी, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर पा रही थी, डिस्पर्शन को एक्सप्लेन कर पा रही थी, पर दूसरे जो फिनोमेना मैंने बताए उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, लाइक डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एक्सेट्रा। उनको एक्सप्लेन रे ऑप्टिक्स नहीं कर पा रही थी। अब लाइट का ट्रू नेचर कैसा है उसको बताने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रयास किया। उनमें से एक वैज्ञानिक न्यूटन भी थे। तो न्यूटन ने लाइट का नेचर बताने का प्रयास कर उन्होंने एक थ्योरी दी। उस थ्योरी का नाम था न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन ने कहा कि लाइट एनर्जी के छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिनको कि उन्होंने पार्टिकल नहीं बोला, उनको उन्होंने बोला कॉर्पस्कुलर, उनके रूप में ट्रैवल करती है, प्रोपेगेट करती है, और इसीलिए इस थ्योरी को बोला गया न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ये न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, एवरी सोर्स ऑफ लाइट emits large number of tiny particles known as corpuscles in a medium surrounding the source। इस सोर्स के चारों तरफ, लाइट के सोर्स के चारों तरफ, वो जो लाइट का सोर्स है, छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल्स, जिनको कि कॉर्पस्कुल्स बोलना है, वो एमिट करता है। कॉर्पस्कुल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, रिजिड बट वेटलेस। Corpuscles travel with very high speed, but in different media their speed decreases। मतलब उनकी जो स्पीड है वो अलग हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एंड जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे ये इंक्रीज होना चाहिए, शायद उन्होंने इंक्रीज बोला था, इंक्रीज हो जाएगी। इसको एक बार कंफर्म कर लेना आप। फिर एक चीज़ क्या बोली उन्होंने, व्हेन दीज कॉर्पस्कुल्स हिट आवर रेटिना इन द आई वी गेट अ सेंसेशन। उन्होंने तो दिखाई कैसे देती हैं चीज़ें वो, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पस्कुल्स। कॉर्पस्कुल्स के अलग अलग साइज के कारण अलग अलग कलर होते हैं। अप टू अ सर्टेन लिमिट कॉर्पस्कुल्स थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द फिनोमेना लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इनको तो रिफ्लेक्शन को और इनवर्स स्क्वायर लॉ को कुछ हद तक वो एक्सप्लेन कर पा रही थी, पर दूसरी जो चीज़ें हैं मतलब उसको ना, कॉर्पस्कुलर थ्योरी को सही नहीं माना जा सकता था। उसके कुछ कारण थे। इनवर्स स्क्वायर लॉ आप देख लीजिए क्या होता है एक बार। वही होता है जो आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, वही है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिस्टेंस के स्क्वायर के हिसाब से कम होती है। कॉर्पस्कुलर थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन, उसके फेल होने के क्या कारण थे? क्योंकि अब जैसे कि आपने रिफ्रैक्शन में पढ़ा, ग्लास पर यदि लाइट रे आती है तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है। तो यानी कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों होते हैं। पर यदि कॉर्पस्कुल्स की नेचर रिफ्लेक्ट होने की है तो सभी पार्टिकल्स को रिफ्लेक्ट होना चाहिए, कुछ पार्टिकल रिफ्लेक्ट क्यों रहे हैं। और यदि कॉर्पस्कुल्स की नेचर रिफ्रैक्ट होने की है तो सभी पार्टिकल्स को रिफ्रैक्ट होना चाहिए, कुछ पार्टिकल रिफ्लेक्ट क्यों रहे हैं। ऐसा क्यों रहा है, इसको न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पाई, कॉर्पस्कुलर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दूसरा, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी थ्योरी। तीसरा, स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग इंक्रीज होनी चाहिए, ये मैं बता रहा था मैं आपको पीछे, पर एक्चुअल में वो डिक्रीज होती है, तो ये भी गलत है। और मास जो होगा, अगर वो कॉर्पस्कुल्स हैं एक्चुअली, वो अगर वो पार्टिकल हैं, तो जो सोर्स है, सोर्स का मास टाइम के साथ साथ कम होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता।
इसलिए कॉर्पस्कुलर थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, तो ये कुछ खास नहीं थी। फिर उसके बाद जो थोड़ी मजबूत थ्योरी दी गई वो दी गई एक साइंटिस्ट हाइजन के द्वारा। हाइजन ने लाइट की थ्योरी दी, वेव थ्योरी। और वो थ्योरी क्या है वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइजन, light travel in form of longitudinal waves with uniform velocity in homogeneous medium। ये लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है और उसकी जो वेलोसिटी है एक जैसी रहती है होमोजीनियस मीडियम में, एक मीडियम में। अलग अलग कलर जो होते हैं वो अलग अलग वेवलेंथ्स के कारण होते हैं, और जब हमारी आंखों पे लाइट आती है तो वो सेंसेशन पैदा करती है, उसके कारण हमें दिखाई देती हैं चीज़ें। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, पर प्रॉब्लम ये थी कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो उनको प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, वो बिना मीडियम के प्रोपेगेट नहीं कर सकती। पर बाहर तो स्पेस है, अब जैसे सन से अर्थ तक लाइट आती है तो बाहर तो स्पेस है, फिर वहाँ उस वैक्यूम है यानी कि, तो उस वैक्यूम में से लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे आ सकती हैं। जब ये क्वेश्चन किया गया हाइजन से तो उन्होंने कहा कि देखिए वहाँ पर वैक्यूम नहीं है, वहाँ पर भी एक मीडियम है जिसका नाम उन्होंने बोला ईथर। तो हाइपोथेटिकल मीडियम उन्होंने कहा कि मीडियम है भाई, अब क्योंकि किसी ने ऑब्जर्व तो किया नहीं तो बस उन्होंने बोल दिया। फिर उनसे पूछा गया कि भाई दिखाई क्यों नहीं देता, फिर वो महसूस क्यों नहीं होता, पता क्यों नहीं चलता उसका, कि जैसे पानी के अंदर अगर हम जाएं तो पानी को हम देख नहीं सकते, ऐसे ही उसमें हम डूबे हुए हैं, ईथर में डूबे हुए हैं सब, तो उस ईथर को हम देख नहीं पाते। तो अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए, सही सिद्ध करने के लिए ईथर नाम का एक मीडियम बता दिया उन्होंने कि ईथर हर जगह पे है, जहाँ पे आप वैक्यूम समझते हैं यूनिवर्स में वहाँ पे भी है। अब नेक्स्ट, फिर वेव थ्योरी गिवन बाय हाइजन was able to explain the phenomena like reflection, refraction, interference, diffraction etc। ये वेव थ्योरी थी हाइजन ने जो दी थी, ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एक्सेट्रा को एक्सप्लेन कर पा रही थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वेवलेंथ ऑफ लाइट डिक्रीजेज इन डेंसर मीडियम। अब इस वेव के अकॉर्डिंग डेंसर मीडियम में वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है, और ऐसा होता भी है, और इसके एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप इट्स वेलोसिटी डिक्रीज, और इसकी वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाती है, और ये देखा भी जाता है कि डेंसर मीडियम में वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। हेंस दीज वर सम पॉइंट्स गोइंग इन सपोर्ट ऑफ हाइजन्स वेव थ्योरी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हाइजन्स की वेव थ्योरी के सपोर्ट में थे। नाउ अकॉर्डिंग टू कॉर्पस्कुलर थ्योरी, वेलोसिटी ऑफ लाइट शुड इंक्रीज इन डेंसर मीडियम। अब जबकि वो कॉर्पस्कुलर में था, ठीक है, उसका वो हमने देख लिया वो क्या बोल रही थी। पर ये जो हाइजन की वेव थ्योरी थी ये भी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं थी, कुछ वीक पॉइंट्स इसमें भी थे, वो भी देख लेते हैं। कुड नॉट एक्सप्लेन कॉम्पटन इफेक्ट, पोलराइजेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट इज ट्रांसवर्सल। लॉन्गिट्यूडनल जो बोला गया वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं, एक्चुअली लाइट ट्रांसवर्सल है। और ये जो ईथर है जो वेव थ्योरी में बोला गया, हाइजन की वेव थ्योरी में बोला गया कि ईथर होता है, तो वो प्रूव नहीं किया जा सका। माइकलसन मोर्ले ने एक्सपेरिमेंट किया तो उससे पता चला कि भाई ईथर वगैरह कुछ नहीं होता। फिर है एनर्जी ऑफ वेव डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड बट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। और ये जो एनर्जी होती है वेव की, या उसका जो कलर होता है वो, अच्छा जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती। और कलर जो है, कलर वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करता, वो भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि दूसरे मीडियम में जब जाएगी तो वेवलेंथ तो कम हो जाती है, वेवलेंथ भले ही कम हो जाए लेकिन कलर तो वही रहता है। इससे ही प्रूव होता है कि भाई कलर वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर कलर वेवलेंथ पे डिपेंड करता तो वेवलेंथ चेंज होने के साथ साथ कलर भी चेंज हो जाना चाहिए था। माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट ऐसा ही था, जैसे कि पानी में हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाएं, घुमाएं उसको, तो उसके चारों तरफ पानी के ना ड्रैग बनेगा, है ना, तो उसको हम देख लेंगे कि हाँ भी पानी है। ऐसे ही अगर स्पेस में ईथर जैसी कोई चीज़ है और वहाँ पे हम किसी चीज़ को इस तरह से रोटेट करें तो उसके चारों तरफ भी ड्रैग बनना चाहिए ईथर का, तो वो नहीं बनता। एंड इट प्रूव्स दैट देयर इज़ नथिंग लाइक ईथर। इसी के साथ साथ मैक्सवेल थ्योरी हम
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में भी देख चुके हैं, एक बार इसमें भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैक्सवेल्स थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अ स्टेशनरी चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है, यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सोर्स होता है। लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट लाइट इज़ ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक पार्ट ऑफ द वेव। हाँ, लाइट जो है केवल इलेक्ट्रिक पार्ट के कारण होती है वेव की। मैग्नेटिक पार्ट डज नॉट कंट्रीब्यूट इन मेकिंग लाइट। मैग्नेटिक पार्ट लाइट बनाने में कंट्रीब्यूट नहीं करता। एंड ई एम वेव हैज़ नो मास बट इट हैज़ एनर्जी। एक ई एम वेव के पास मास नहीं होता, एनर्जी होती है। मैक्सवेल थ्योरी सपोर्टेड हाइजेंस थ्योरी, और मैक्सवेल की थ्योरी ने हाइजेन की थ्योरी को सपोर्ट किया। कैसे? वेव हैज़ एनर्जी, स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी बट इट डज नॉट हैज़ मास। कि वेव के पास जो एनर्जी, स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी होती है, पर इसके पास मास नहीं होता। एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज makes electric field as well as magnetic field and push them forward as well, उनको आगे भी बढ़ाता है। लाइट इज also an electromagnetic wave and its magnetic part does not help in making light. Light is only due to electric part of the electromagnetic wave. Okay, so this was Maxwell's theory. अब ये जो हाइजेन ने वेव थ्योरी दी, ये वेव कैसे बनती है इसमें वो भी देख लेते हैं। जो वेव थ्योरी है, वेव के फॉर्म में आगे बढ़ती है, वो कैसे बढ़ती है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई सोर्स है यहाँ पर सोर्स है कोई, और यहाँ से फिर लाइट वेव्स चारों तरफ आगे बढ़ेंगी। आगे बढ़ेंगी तो वो वेव की फॉर्म में बढ़ेंगी। तो आप देख सकते हैं जैसे ये वेव की फॉर्म में, ओके। इसी तरह से इधर इधर और इधर चारों तरफ। अब जो ये चारों तरफ आगे बढ़ रही है, तो ये इधर जो बढ़ रही है, तो इसका ये बिल्कुल पीक पे है ना, जैसे यहाँ से चला और ये इसको अगर हम फेज़ की भाषा में देखें तो आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये पाई फेज़ हो गया, ये हो गया पाई/2। तो ये वाला पाई/2 और इधर जो वेव जा रही है उसका पाई/2 और इधर जो वेव जा रही है उसका पाई/2, इसका पाई/2, सब के पाई/2 को ज्वाइन कर दो। तो और ये तो प्लेन में दिखा रहे हैं हम, ऊपर भी जा रही हैं कुछ वेव ऐसे, है ना, इधर जा रही है ना ऐसे ऐसे, सोर्स है तो ऐसे। तो इधर भी एक वो आएगा पाई/2 वाला फेज़, और एक इधर भी पाई/2, इधर भी पाई/2, सबको ज्वाइन कर दो। तो जब आप सबको चारों तरफ से ज्वाइन करोगे, इसके अंदर भी, पेज के अंदर भी, तो एक स्फीयर बनेगा, ठीक है ना। और उस स्फीयर पे जो भी पॉइंट्स हैं वो सब पाई/2 वाले फेज़ वाले पॉइंट हैं। तो सेम फेज़ वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो बनाया जाता है, ये जो स्फीयर की फॉर्म में बना अभी, ये बन जाएगा वेव फ्रंट। जैसे आप इधर देख सकते हैं पाई/2, ये जो ऊपर है ना, जो ये पॉइंट ऊपर, ये पाई/2 वाला है। फिर अगला क्या है, किसका है, 5/2 पाई, 2.5 पाई पे आएगा, क्योंकि 2 पाई पे तो 0 हो जाएगा, फिर आगे आधा पाई, और फिर 9/2 पाई, फिर एंड सो ऑन 13/2 पाई, इस तरह से। अब ये नीचे वाले पॉइंट जो होंगे, ये पर्पल से जो दिखा रखे हैं, वो क्या होगा, 3/2 पाई, फिर 7/2 पाई, फिर 11/2 पाई, 15/2 पाई, इस तरह से। उन सबको ज्वाइन करेंगे तो ये जो सेम फेज़ वाले हैं, ये इनको ज्वाइन करेंगे वो एक वेव फ्रंट बनेगा, इनको ज्वाइन करेंगे वो एक अलग वेव फ्रंट बनेगा। तो ये वेव फ्रंट, और ये वाले जो वेव फ्रंट होंगे, जो पॉइंट चार्ज के कारण, सॉरी पॉइंट सोर्स के कारण होंगे, वो स्फेरिकल बनेंगे सारे वेव फ्रंट। तो ये इस तरह से, और वेव फ्रंट आगे बढ़ेंगे। वो जो वेव फ्रंट्स का आगे बढ़ना है वही लाइट का आगे बढ़ना है। तो लाइट जो प्रोपेगेट करती है वेव फ्रंट्स की फॉर्म में करती है, और जो उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी। तो इधर वो वेव फ्रंट ऐसे है तो उसके परपेंडिकुलर है ऐसे, तो इधर ऐसे है, वो स्फीयर की फॉर्म में है ना, तो ऊपर ऐसे बढ़ रहा है तो उसके परपेंडिकुलर है। तो हर डायरेक्शन में उसके परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन होगी, ये होगा। और जो एक वेव फ्रंट होगा उसका हर एक पॉइंट ऐसे एक्ट करेगा जैसे कि वो लाइट का नया सोर्स है, एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट, उसको सेकेंडरी सोर्स बोलेंगे। तो वो एक नया वेव फ्रंट बनाएगा। तो साइड वाला जो पॉइंट है उसी वेव फ्रंट पे, पहले वाले पे वो भी एक सोर्स बनाएगा, यानी कि वो भी एक स्फीयर की फॉर्म में बनाएगा सब बनाएंगे। और ये जो स्फीयर बने इन पे भी आप क्या करो, सेम फेज वाले पॉइंट्स को पे टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट के साथ उनको मिलाओ, तो ये आपको नया वेव फ्रंट मिलेगा। और ये आउटवर्ड डायरेक्शन में करना है। तो जो टेंजेंट ड्रॉ
करनी है, क्योंकि वो दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, अंदर भी बाहर, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में वो करना। फिर आगे बढ़ते हैं। द वर्ड मूव इज़ नॉट यूज फॉर लाइट, आइदर प्रोपेगेशन और ट्रैवल वर्ड इज यूज। लाइट के लिए या तो प्रोपेगेशन वर्ड यूज़ किया जाता है या फिर ट्रैवल वर्ड यूज़ किया जाता है। अब वेव फ्रंट इज लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ लाइट वाइब्रेशंस विच आर एट द सेम फेज। Direction of propagation of light is perpendicular to the direction of wavefront. It is the wavefront which propagates according to wave theory of light. How wavefronts propagate? ये आगे कैसे बढ़ते हैं? Huygens theory tells us how new wavefronts are formed and how they propagate. तो ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में इतना नहीं। चलो, कंस्ट्रक्शन और प्रोपेगेशन ऑफ वेव फ्रंट ये भी बता देता हूँ, अभी इसमें भी बता देता हूँ। चलो देखिए, ये तो मैंने अभी बता दिया आपको, जैसे कि ये सोर्स है, तो इससे एक वेव फ्रंट निकला, यानी कि स्फीयर निकल गया चारों तरफ से ना, स्फीयर सा बन गया एक। अब उस स्फीयर पे हर एक पॉइंट एक नया सोर्स, लाइट के नए सोर्स की तरह काम कर रहा है। अगर नए सोर्स की तरह काम कर रहा है तो इस पुराने वाले सोर्स ने क्या किया था, एक लाइट का स्फीयर बन गया था इसके चारों तरफ। अब ये जो स्फीयर बन गया, इसका हर एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा, तो इसके हर एक पॉइंट से भी एक स्फीयर निकलेगा। इमेजिन करने की चीज़ है ना, ये जैसे कि एक पॉइंट है तो ये स्फीयर बन गया है, और इसी तरह से ये एक पॉइंट है तो इसके चारों तरफ ये स्फीयर बन गया। समझ रहे बात? ये एक पॉइंट है तो इसके चारों तरफ स्फीयर बन गया। ऐसे ही हर एक जितने भी पॉइंट्स होंगे चारों तरफ स्फीयर बन जाएंगे। अब ये जो स्फीयर बनेंगे, इन पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो टेंजेंट एक तो अंदर की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं और एक बाहर की तरफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्योंकि लाइट दूर बढ़ रही है ना, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में हम ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, और ये जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, ये बन गया नया वेव फ्रंट। ये नया वेव फ्रंट बन गया, तो इस ये सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब इसके हर एक पॉइंट पर, इसका हर एक पॉइंट एक फ्रेश सोर्स की तरह काम करेगा, तो फिर उन पे ऐसे स्फीयर, फिर उनके आउटवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंट, और इस तरह से आगे बढ़ते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कॉमन टेंजेंट गिव सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये वही है जो मैंने अभी बताया। जैसे कि ये सोर्स है, ये ऐसे 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 एक पार्ट है, मतलब चारों तरफ जा रही है, पूरा वो नहीं बनाया, स्फीयर नहीं बनाया पूरा, तो इधर वाला पार्ट बनाया, क्योंकि इसलिए बनाया क्योंकि इधर ये स्लिट है ना, हल्का सा ओपनिंग है, तो इसमें से ऐसे आगे बढ़ेगी तो कैसे, क्या रहेगा उसका रास्ता, ये दिखाने के लिए इस तरह से आगे बढ़ेगा। एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट बिकम सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। दीज सेकेंडरी सोर्सेज गिव देयर ओन लाइट वेव्स within a small time. They produce their own light waves called secondary wavelengths. फिर है, the secondary waves have same speed and wavelength as that of primary waves. जो सेकेंडरी वेव होंगी सेम स्पीड और वेवलेंथ होगी जैसे कि प्राइमरी की होगी, वेवलेंथ और स्पीड सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। एट एनी इंस्टेंट, देखिए ऑब्वियस है, अगर स्पीड और वेवलेंथ सेम है तो फ्रीक्वेंसी तो सेम होनी है। फिर एट एनी इंस्टेंट अ कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ऑन ऑल दीज वेवलेट्स गिव न्यू वेव फ्रंट। जो कॉमन टेंजेंशियल सरफेस होगा वो वेवलेट देगा, नए वाला वेव फ्रंट देगा। द वेव प्रोपेगेट इन रेडाइली आउटवर्ड डायरेक्शन, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में वो हमने टेंजेंशियल सरफेस लेना है और आउटवर्ड डायरेक्शन में वो प्रोपेगेट करती है, दैट्स इट। फिर शेप कैसी होंगी, शेप्स ऑफ वेव फ्रंट, तो पॉइंट सोर्स अगर होगा तो स्फेरिकल होगा, कहाँ पे, उसके पास वेव फ्रंट विल बी स्फेरिकल, अगर पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल होगा। अगर दूर डिस्टेंस पे ले जाएं हम तो वो प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। लाइन सोर्स के लिए जो प्लेन वेव फ्रंट है वो सिलिंड्रिकल होगा। लैंग्वेज जो भी लिखनी है वो यहाँ पे लिखिए, और बहुत दूर डिस्टेंस के लिए फिर वो भी प्लेन हो जाएगा, ठीक है, वेव फ्रंट विल बी प्लेन। तीसरा, अगर सोर्स जो है प्लेन सरफेस है तो प्लेन वेव फ्रंट होगा, है ना, एक प्लेन वेव फ्रंट होगा। ये वेव फ्रंट है, ये तो है वेव फ्रंट, ये यहाँ से यहाँ तक ये वेव फ्रंट है। मान लो इसका नाम रख देते हैं ए बी, ये ए बी तो है वेव फ्रंट, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। ओके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अब ये कॉन्वेक्स में से, ये मैंने आपको समझा ही दिया था क्लास में भी, तो किस तरह से ये एक कॉनकेव शेप ले लेगा तो कॉनकेव वेव फ्रंट हो जाएगा। अगर प्लेन वेव फ्रंट कॉन्वेक्स लेंस में से गुजरेगा तो कॉनकेव शेप ले लेगा। प्लेन वेव फ्रंट है, इधर देखिए ये प्लेन वेव फ्रंट है, और अगर ये कॉनकेव लेंस में से गुजरेगा तो एक कॉन्वेक्स शेप ले लेगा, कॉन्वेक्स वेव फ्रंट बन जाएगा।
और ये है प्रिज्म, इधर से जा रहा है प्लेन वेव फ्रंट, बस इसकी डायरेक्शन बदल गई पर रहेगा ये प्लेन वेव फ्रंट ही, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। ओके, तो ये था। अब रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ये भी हो चुका है वैसे, चलो फिर भी देख लेते हैं। ऐसे ऐसे करके ये समझा दिया था, चलो सब समझा देते हैं। देखिए भाई, ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है और ये ऐसे आ रहा है और ये मिरर है, मिरर से टकराया तो ये, और ये हो गई देखो रेज की डायरेक्शन। अब हमने कहा रे जो है वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, मैंने इसी वीडियो में बताया मैंने आपको। तो ये रे ऐसी है। अब रे ऑप्टिक्स में हम लाइट को ऐसे रे की तरह से चलता हुआ मानते हैं, तो उस टाइम हम एंगल लेते हैं, ये नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस, सॉरी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, और यहाँ पे नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देते हैं हम, ऐसा होता है ना। अब देखिए ये जो रे 1 है, ये नंबर 1 लिखा है, 1 ये है ना नंबर, ये है इसके परपेंडिकुलर ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होता है क्योंकि, और ये नॉर्मल है इसके परपेंडिकुलर ये है। तो भाई अगर इन दोनों के बीच में एंगल आई है तो फिर इन इसके और इसके इन दोनों के बीच में भी एंगल आई होगा ना भाई, इस लाइन के और इस लाइन के बीच में एंगल आई है, तो इसका परपेंडिकुलर ये और इसका परपेंडिकुलर ये, इन दोनों के बीच में भी एंगल सेम रहेगा, आई रहेगा। तो वेव ऑप्टिक्स में हम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं वो एक्चुअली वेव फ्रंट और मिरर के बीच में लेते हैं, जबकि रे ऑप्टिक्स में रे और नॉर्मल के बीच में लेते हैं, पर होते दोनों सेम हैं। ठीक है, तो हम इसको लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब ये लाइट रे 2, लाइट रे 3। अब देखिए रिफ्लेक्शन को हमने प्रूव करना है वेव थ्योरी के बेस पे, तो ये यहाँ पे पहुँच गई, जबकि ये अभी यहीं पे है। अब यहाँ से ये चलते चलते यहाँ पे आएगी, यहाँ पर वेलोसिटी है इसकी कुछ, वो वेलोसिटी v है बाहर जो भी है, क्योंकि इसकी भी वेलोसिटी बाहर इस मीडियम में v ही रहेगी। तो ये v वेलोसिटी के साथ यहाँ तक पहुँचने में कुछ टाइम लेती है t। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा bd, ये डिस्टेंस हो जाएगा v इंटू टी, क्योंकि डिस्टेंस होता है v इंटू टी। क्लियर हो गया। अब उसी टाइम के दौरान, क्योंकि ये तो यहाँ पे पहले पहुँच गई थी, तो ये इसने वेव बनानी ऐसे स्टार्ट कर दी है ना, तो उसी टाइम के दौरान उतने ही टाइम में ये भी तो इस डायरेक्शन में उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, समझ गए ना। और ये थोड़ी बाद पहुंची थी, क्योंकि ये जब पहुंची उसके थोड़ी देर बाद ये पहुंची, तो इसने वेव बनानी स्टार्ट करी रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो इसको कम टाइम मिलेगा क्योंकि ये बाद में पहुंची है। तो इसकी यहाँ तक पहुंची कहीं पे कहीं पे, और अब क्योंकि ये तो 1 2 3, ये तो 1 सबसे इधर वाली, 3 सबसे इधर वाली, और 2 जो है बीच वाली लाइट रे है, पर इनके बीच में भी है लाइट रेज, उनका हमने नंबर वगैरह नहीं दिया ना उनको रिप्रेजेंट किया, लेकिन उनके बीच में भी है। तो कोई लाइट रे ऐसे, मतलब वेव फ्रंट आ रहा है इसके अलॉन्ग ऐसे, इसी वेव फ्रंट का देखो, ये वेव फ्रंट है ना, सॉरी यार लाइट रे की बात नहीं, वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट का ये वाला पॉइंट इसके बाद पहुंचेगा, ऐसे ऐसे पहुंचेंगे सब, तो ये तब बनाना स्टार्ट करेगा। और जो भी ये बना लेंगे, ये यहाँ तक पहुँच गए, इन पर हम कॉमन टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे, तो जब कॉमन टेंजेंट क्या देता है, नया वेव फ्रंट देता है, हमने इस थ्योरी में समझ लिया, कॉमन टेंजेंट टेंजेंशियल सरफेस नया वेव फ्रंट देता है। तो ये नया वेव फ्रंट बना है ना, अब ये नया वेव फ्रंट बना, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ई, और ये इसने इधर इसके साथ एंगल बना दिया, इसको नाम दे दिया हमने आर। अब हमने ये नहीं बोला, हमने इसको सिर्फ नाम दिया इस एंगल को आर, पर हमने ये नहीं बोला अभी कि आई और आर इक्वल है। ये आई और आर इक्वल तो हमने प्रूव करने हैं, नाम तो हम दे सकते हैं ना आर, तो ये हमने नाम दे दिया। अब अगर ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है सच में, तो ये एंगल आई और एंगल आर इक्वल होने चाहिए। अगर हमने एंगल आई और एंगल आर को इक्वल प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ट्रू रिफ्लेक्टेड सरफेस है, और वेव थ्योरी के बेस पे हम रिफ्लेक्शन को प्रूव कर देंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी, और ट्रायंगल लेते हैं ए ई डी। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में, यहाँ पे रिटर्न में है ये, पर मैं यहीं पे समझा देता हूँ आपको, इन दोनों ट्रायंगल्स में ए डी कॉमन है, ए डी कॉमन है, हाँ बिल्कुल है। अब बी डी किसके इक्वल है, वी टी के, और ए ई किसके इक्वल है, क्योंकि इसी मीडियम में सेम स्पीड है, सेम टाइम, तो ये भी तो वी टी के इक्वल है। तो बी डी इज इक्वल टू वी टी एंड ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू वी टी, देयर फॉर बी डी, सॉरी हाँ बी डी इज इक्वल टू ए बी नहीं है, ए ई, बी डी भी वी टी के इक्वल है, ए ई भी वी टी के, ए ई भी वी टी के इक्वल है, तो बी डी और ए ई दोनों इक्वल हो गए। ओके, तो ये साइड इक्वल हो गई, ये और ये साइड इक्वल हो गई, और ये एंगल 90 डिग्री का है, ये भी एंगल 90 डिग्री का है, ये दो एक एंगल इक्वल हो गया।
तो जब दो ट्रायंगल्स में दो साइड इक्वल होती है, एक एंगल इक्वल होता है, तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होती है। अब ये दोनों ट्रायंगल हो गई कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन सी? ABD और AED। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल आई और एंगल आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी इक्वल है। अब अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब है ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है। ED क्या है? रिफ्लेक्टेड सरफेस है। इसी को लिखा कैसे है यहाँ पे देख सकते हैं आप। एंड द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल ओके, ये सब यहाँ पे प्रूव कर रखा है। ठीक है, सेम वही तरीका। अब आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अब वेव थ्योरी के बेस पे ही रिफ्रैक्शन को प्रूव करना है। तो देखिए, ये रहा वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये है इंटरफेस। इसके इधर है मीडियम 2, इसके इधर है मीडियम 1। मीडियम 1 है रेयर मीडियम, और ये है डेंसर मीडियम। ओके, तो ये वेव फ्रंट AB है। AB वेव फ्रंट का पॉइंट A पहले पहुंच गया, और B पॉइंट अभी मीडियम 1 में ही है। तो मीडियम 1 क्योंकि रेयर है तो उसमें वेलोसिटी ज़्यादा है, ये V1 ज़्यादा है और ये V2 कम है। तो जितनी देर में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, उतनी देर में ये यहाँ से यहाँ तक ही पहुँच पाया, क्योंकि वेलोसिटी कम है। और ये वाला पॉइंट इसके बाद में यहाँ पे पहुँचा था, इसने वेव बनानी स्टार्ट करी होंगी ऐसे, तो ये यहीं तक पहुँचा। ये वाला पॉइंट और बाद पहुँचा था यहाँ तक, उनको हमने यहाँ पे बनाया नहीं है, पर अब आप समझ गए होंगे। तो ये सब ने जो भी ये वेव्स इस तरह से बनाई, उनका कॉमन टेंजेंशियल सरफेस हमने बनाया, और इससे हमें नया क्या मिल गया? नया वेव फ्रंट मिल गया, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मिल गया। पर रिफ्रैक्टेड को प्रूव करने के लिए हमें स्नेल्स लॉ प्रूव करना पड़ेगा। अभी देख लीजिए कैसे करेंगे। तो ये जो है आप नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम सीधा सीधा प्रूफ पे चलते हैं। स्नेल्स लॉ को प्रूव करना है। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ABC, ये एंगल आई हमने बोला, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्शन वाले में बता दिया मैंने एंगल आई। तो साइन आई क्या हो जाएगा? साइन आई हो जाएगा इसमें BC डिवाइडेड बाय AC। ठीक है ना, साइन आई BC बाय AC हो जाएगा। और BC क्या है? V1t बाय AC, क्योंकि BC देख लीजिए, ये रहा ना BC तो V1t है, और डिवाइडेड बाय AC। इसी तरह से साइन R हो जाएगा AD डिवाइडेड बाय AC। इस ट्रायंगल में C और यहाँ पे D, ये पॉइंट D। ठीक है, ADC में AD बाई AC, V2t बाई AC। ठीक है, तो क्योंकि AD जो है V2t है, तो साइन आ बाय साइन आर क्या हो जाएगा? V1t बाई AC इंटू AC बाई V2t, और AC से AC कैंसिल, T से T कैंसिल, V1 बाई V2, ये V1 बाई V2 आया। तो साइन आ बाय साइन आर इज इक्वल टू V1 बाई V2। नाउ एज वेलोसिटीज V1 एंड V2 आर कॉन्स्टेंट्स, एंड तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब है साइन आ बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट इज म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज स्नेल्स लॉ। हेंस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ओके, अब ये यहाँ तक तो आपने कर ही लिया था, पर थोड़ा रिवीजन के हिसाब से, और वो कैसे लिखना है, कैसे डायग्राम बनाना है, उसके लिए थोड़ा आइडिया हो जाएगा, तो मैंने बता दिया। अब इसको भी देख लेते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये कोई रे 1 है, ये रे 2 है। अब ये दोनों जब मिलेंगी तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका क्रेस्ट पहुँच रहा है और इसका ट्रफ पहुँच रहा है। एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, ए एम्पलीट्यूड सेम है। और ये अलग अलग कलर से केवल इतना है कि भाई अलग अलग वेव्स हैं, हालांकि सेम कलर की ये लाइट है, सेम वेवलेंथ है, सेम एम्पलीट्यूड है, सब कुछ सेम है। ठीक है ना, तो क्योंकि ये दोनों एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ पहुँच रहा है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेव क्या होगा? का एम्पलीट्यूड क्या होगा? 0 होगा, और इंटेंसिटी भी क्या होगी? 0 होगी। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड, दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो, सॉरी, इसका क्रस्ट और इसका क्रस्ट एक साथ पहुंच रहा है, ट्रफ के साथ पहुंच रहा है, फिर क्रस्ट के साथ पहुंच रहा है। तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है सीधा ऐड हो जाता है, A प्लस A 2A। एम्पलीट्यूड ऐड हो गया तो इंटेंसिटी जो है प्रोपोर्शनल होती है A² के, तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी, और रिजल्टेंट वेव विद एम्पलीट्यूड 2A, और इंटेंसिटी विल बी 4 टाइम्स दैट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ वन ऑफ, इनमें से एक वेव की इंटेंसिटी के कंपैरिजन में 4 टाइम्स हो जाएगी। अब इधर देखिए, ये दो वेव्स हैं, एम्पलीट्यूड ए है, और एक का एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड एक से दूसरे से ज़्यादा है, 2A से तो छोटा होगा ही।
ठीक है, ओके। अभी तो देखिए ये जो है, ये जब ऐसा होता है कि एक का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ पहुंचता है और एम्पलीट्यूड जब इक्वल होते हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर ज़ीरो आ जाए तो उस तरह के ये सुपर पोजिशन बोलते हैं। वेव्स का आपस में मिलना उसको सुपर पोजिशन बोलते हैं। तो इस तरह के वेव के सुपर पोजिशन को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपर पोजिशन। लेकिन जब एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के साथ पहुँचे, ट्रफ के साथ पहुँचे, तब जो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाता है और इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। तो उस तरह के सुपर पोजिशन को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपर पोजिशन। ओके, नाउ when two or more waves overlap in space, the resultant disturbance is equal to the algebraic sum of individual disturbances, or the resultant displacement produced by the number of waves is the vector sum of the displacements produced by each of them. According to wave theory, intensity of resultant wave or simply intensity of light is directly proportional to the square of amplitude of the waves. Okay, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, अभी तो देखिए ये वेव है एक, ठीक है ना, और ये वेव है, ये ब्राइटनेस है इधर, ये लगातार देखिए इसका ना वेव देखिए कैसी है, ये लगातार जो जिस भी कलर की जो स्पॉट होगा वो लगातार ऐसा बना रहेगा। यहाँ पे जिस भी कलर का हो वो लगातार ऐसा बना रहेगा। ओके, ऐसी अगर वेव है देखो, इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट वेव। क्या बोलेंगे? ऐसी वेव को क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट वेव, जिसकी वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी सब देखो कितना बिल्कुल एक जैसा है, जबकि यहाँ पे आप देखो अलग अलग है। इन इस तरह की वेव्स को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट वेव, है ना। इनको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट वेव। अब मान लीजिए दो वेव ऐड हो रही है, दो वेव सुपर पोजीशन कर रही हैं, दो वेव मिलकर एक वेव बनाएंगे। तो यहाँ पे ये दो वेव्स हैं, एक की फ्रीक्वेंसी दूसरी की फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। फ्रीक्वेंसी तो इक्वल है लेकिन वेवलेंथ इक्वल नहीं है, वेवलेंथ सेम नहीं है। अगर वेवलेंथ सेम नहीं है तो फिर क्या होगा? एक बार तो ऐसा होगा कि ये दोनों का क्रस्ट एक साथ आ रहा है, दोनों का ट्रफ एक साथ आ रहा है ना, जैसे कि दोनों का ट्रफ एक साथ आ रहा है। पर ऐसा भी होगा कि इसका क्रस्ट आ गया और इसका क्रस्ट आ गया और इसका ट्रफ आ गया, है ना। तो जब ये क्रस्ट एक साथ आएगा, ट्रफ एक साथ आएगा, तब तक तो ब्राइट स्पॉट बनेगा। लेकिन जब क्रस्ट और ट्रफ एक साथ आएंगे तब डार्क स्पॉट। यानी कि जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो इनकंसिस्टेंट बनेगी, वो इस तरह की बनेगी। अगर ये वाली कंडीशन है तो इस तरह की रिजल्टेंट वेव बनेगी। ओके, अब अगर ऐसा है कि वेवलेंथ तो इक्वल है बट फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं है, तभी भी जो रिजल्टेंट वेव बनेगी कुछ इस तरह की बनेगी। और ऐसे में क्या होगा? लगातार ब्राइट स्पॉट या डार्क स्पॉट नहीं रहेगा, बदलता रहेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि एक वेव ऐसे चल रही है तो दूसरी ऐसा होगा कुछ टाइम बाद। अभी तो ये सिचुएशन है, देखो ये सिचुएशन है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद क्या होगा? अभी फिर यहाँ पे तो क्रस्ट पे है, ट्रफ पे है। कुछ टाइम बाद क्या होगा? क्रस्ट इसका पहुँचा, इसका ट्रफ पहुँच गया, इसका ट्रफ पहुँचा, इसका क्रस्ट पहुँच गया। समझ गए ना? तो ऐसा होगा। तो ये बदलता रहेगा, कोई फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, वेवलेंथ सेम। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी भी सेम है, वेवलेंथ भी सेम है, तब क्या होगा? तब सेम रहेगा। फ्रीक्वेंसी भी सेम है, वेवलेंथ भी सेम है, तो अभी भी ऐसा ही है और कुछ टाइम बाद भी ऐसा ही रहेगा। तो ब्राइटनेस है तो ब्राइटनेस ही रहेगी, डार्कनेस है तो डार्कनेस ही रहेगी। समझ गए ना? और ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ भी सेम हो, फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट हो, उनको हम बोलते हैं कोहेरेंट वेव्स। क्या बोलते हैं उनको? कोहेरेंट वेव्स। दोज वेव्स आर कॉल्ड कोहेरेंट वेव्स। अब ये जो कोहेरेंट वेव्स होती हैं इनमें फेज डिफरेंस, अच्छा मान लीजिए हमें कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करवाना है तो उसके लिए क्या है? तो कोहेरेंट वेव्स होनी चाहिए। पर कोहेरेंट वेव्स अकेला कोहेरेंट वेव्स से काम नहीं चलता, उसके साथ साथ कुछ और भी कंडीशन भी है, जैसे कि फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस शुड बी either 0 or 2 pi or 4 pi for constructive, and this phase difference here phase difference is 0 and path difference is also 0। तो यहाँ पर phase difference और path difference 0 है, यहाँ पर phase path difference लैम्डा है और phase difference 2 pi है। यहाँ पे देखो ये होता है ना phase, तो ये चली ये pi/2, ये पाई और ये यहाँ पे ये 2 पाई। तो इसने अब चलना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे और यहाँ पे फेज का डिफरेंस कितना है? 2 पाई का। जबकि वेवलेंथ एक वेवलेंथ
1 लैम्डा का डिफरेंस, पाथ डिफरेंस इसको बोलते हैं, जो वेवलेंथ का डिफरेंस होता है, पाथ का डिफरेंस होता है, वो पाथ डिफरेंस यानी कि वो लैम्डा में देखते हैं, फेज डिफरेंस को पाई में हो इसमें देखते हैं, यानी कि एंगल है बेसिकली। तो समझ गए होंगे, यहाँ पे सेम उसी टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, तो फेज डिफरेंस भी 0 है और पाथ डिफरेंस भी 0 है। यहाँ पर 1 लैम्डा के बाद ये स्टार्ट हुई, तो पाथ डिफरेंस लैम्डा हो गया, फेज डिफरेंस 2 पाई हो गया। कंट्रोल ब्राइटनेस इट इज ऑल्सो 1, ओके, ये भी कंस्ट्रक्टिव है, ठीक है ना। तो मतलब फेज डिफरेंस ऐसा नहीं कि भाई 0 ही होना चाहिए। यहाँ पे देखो जैसे कि 2 पाई है तो भी कंस्ट्रक्टिव है, अगर 4 पाई होगा तो भी हो जाएगा, 6 पाई होगा तो भी हो जाएगा। लेकिन अगर फेज डिफरेंस पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है, तब वो डिस्ट्रक्टिव होगा, भले ही सोर्सेज कोहेरेंट है। ये बात समझ में आई। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन पाथ डिफरेंस शुड बी दिस एंड फेज डिफरेंस शुड बी दिस। और अब ये क्वेश्चन है कुछ, वाई डू वी नीड कोहेरेंट सोर्सेज unless we don't have two coherent sources, the resultant wave will not be consistent. Now next is destructive superposition. अब डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, समझ भी गए होंगे आप, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगी उसके डिस्ट्रक्टिव। उसके लिए कंडीशन क्या, पार्ट डिफरेंस जो है पाई, 3 पाई, 5 पाई, और सॉरी फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, 3 बाई 2 पाई, 5 बाई 2 पाई, सॉरी यार लैम्डा, लैम्डा बाई 2, 3 बाई 2 लैम्डा, 5 बाई 2 लैम्डा, 7 बाई 2 लैम्डा एक्सेट्रा एंड सो ऑन। अगर ये है, और इन जनरल पार्ट डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाई 2 व्हेन एंड वेयर n इज बिलोंग्स टू n, एंड फेज डिफरेंस क्या होगा 2n-1 लैम्डा, सॉरी पाई। और इन जनरल वाई 2 इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट। भाई वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स की फ्रीक्वेंसी होती है, मान लीजिए कोई एटम है और उसको बाहर से एनर्जी मिलती है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भी एनर्जी मिलेगी वो, और वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्साइट होकर वो बाहर वाले ऑर्बिट्स में आना चाहते हैं, लेकिन बाहर वाले ऑर्बिट में जब जाते हैं वो एनर्जी लेकर, तो वहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है, वहाँ पे जगह नहीं है, तो फिर उसको वापस जिस ऑर्बिट से आया है, जहाँ से आया है वहीं पे जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे तो रहने के लिए उसको कम एनर्जी चाहिए, कि उसने एक्स्ट्रा एनर्जी ले ली, तो वो एनर्जी को उसको रिलीज़ कर देगा, और ये एनर्जी जो रिलीज़ की हुई एनर्जी है वही लाइट की फॉर्म में हमें दिखाई देती है, समझ गए। अब इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी, इस एनर्जी की इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी। इस तरह से ये तो एक इलेक्ट्रॉन ने छोड़ी एनर्जी, करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स ने छोड़ी एनर्जी, उन सब का जो मीन होगा, उन फ्रीक्वेंसीज का जो मीन होगा, वो उस सोर्स के द्वारा छोड़ी गई लाइट का की फ्रीक्वेंसी है। ऐसी कोई दूसरा सोर्स है, उनमें भी करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, उन्होंने जो एनर्जी रिलीज़ करी और उनकी फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी का जो मीन होगा, इसका मीन और उस पहले वाले का मीन मैच कर जाए एग्जैक्टली, मतलब कोई चांस नहीं है, 0 चांस। दैट्स वाई यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ठीक है। और अब कोहेरेंट सोर्सेज को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, तो ये एक सोर्स है, पेरेंट सोर्स, इधर हमने 2 स्लिट कर दिया S1 S2, तो इधर जो आएगी दोनों जो है कोहेरेंट सोर्सेज है, ठीक है ना। या फिर इधर देखिए ये सोर्स है और एक मिरर इधर है, एक मिरर इधर है, तो ये इससे टकराया, ये इससे टकराया और वापस आए, तो ये दोनों भी क्या है, कोहेरेंट सोर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ सुपरपोजिशन। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है।